हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं सीटेट के एग्ज़ाम में और आने वाले पेपर के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे, आपकी तैयारी कैसी हुई, कितनी तैयारी आप लोग कर पाए, इसमें से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे है, राजेश अतिलोलुप पाठक है। अतिलोलुप पाठक है, वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न भिन्न प्रकरणों की पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। मतलब उसको किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, तथ्य आधारित शिक्षार्थी, शिक्षक अभियुक्त शिक्षार्थी या फिर आकलन आधारित शिक्षार्थी। तो इस क्वेश्चन का इतना बड़ा क्वेश्चन, इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बस देखो यहाँ पर जो की पॉइंट है केवल बस वो ये देखना है कि वो किस लिए पढ़ता है। वास्तव जीवन में सीखने का जो है आनंद मिलता है उसको, और सीखने में आनंद आता है अपनी संतुष्टि के लिए चीज़ों को जो पढ़ता है, ना कि वो एग्जाम पास करने के लिए, ना किसी को दिखावा करने के लिए। तो तुम्हें जो है अपने आत्म संतुष्टि के लिए पढ़ता है, अपनी खुशी के लिए पढ़ता है वह चीज़ों को, और उसको क्या है बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है उन चीज़ों में। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन होते हैं तो हमेशा उसमें से क्या होता है कि ऐसे शिक्षार्थी जो होते हैं वो आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं, आंतरिक रूप से क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये ना देकर के ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि कोई विद्यार्थी है जो प्रदर्शन करने के लिए पढ़ता है, दिखावा के लिए पढ़ता है, पेपर में जो है पास होने के लिए पढ़ता है कि उसे फर्स्ट आना है, ग्रेड लाने की पढ़ता है, तो इस तरीके से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में तो वो होते हैं बाह्य रूप से अप्रेरित शिक्षार्थी। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का ए वाला जो है आंसर बिल्कुल ही सही है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया गया है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किसके योग्य बनाती है? शिक्षक रूप से अपना शिक्षण अभ्यास करा पाए, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने में, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता में, शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। तो अगर एक शिक्षक को जो है मानव बुद्धि और विकास की समझ जो है बहुत अच्छी है तो इसके माध्यम से विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता कर पाएगा वह, या देख पाएगा कि कौन से बच्चे को कौन सी विधि के द्वारा पढ़ाया जाए, और अलग अलग तरीके अपना पाएगा, और बच्चों की जो है सभी शिक्षार्थियों की रुचि और अरुचि के बारे में जान पाएगा। तो यहाँ पे जो इसके अनुसार सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा कि उनकी यह प्रेरणा के कारण करते हैं, अपनी शक्तियों के उपयोग करते हैं, अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए करते हैं, कक्षा के साथ संबंध होने के लिए करते हैं, या फिर कक्षा में अव्यवस्था फैलाने में की प्रेरणा के कारण करते हैं। तो अगर कोई बच्चे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको अगर जैसे खोज जैसे क्रियाकलाप में अगर उनको संलग्न किया जाता है तो क्या होते हैं, वो खुश हो जाते हैं। और अगर उनको मतलब क्या किया जाता है, जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। हतोत्साहित मतलब उन्हें कह दिया जाए कि कोई कार्य किए तुम नहीं कर पाओगे, शांत बैठो, डांट दिया जाता है तो क्या करते हैं, वो मतलब दुखी हो जाते हैं। तो ये मतलब ऐसा किस वजह से करते हैं, तो ये करते हैं अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए, अपनी उपेक्षा को कम करने की जो उनकी प्रेरणा के कारण ये सब चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना, वर्गीकृत करना। तो कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया है जो सूचना के विश्लेषण में यूज में लाई जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्गीकृत करना। क्या हो जाएगा? वर्गीकृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो पूछा गया कौन से यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन दिया गया सही दिया गया है कि खेलना जो होता है संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। और यहाँ पे बाकी सब तीनों ऑप्शन यहाँ पे क्या दिए गए, गलत दिए गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं, मतलब आधा आधा योगदान देते हैं। समवयस्कों और पितृ का सापेक्ष योगदान जो है योगात्मक नहीं होता है। आनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता जरूरी है। तो यहाँ पे पूछा गया आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है कि सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास जो होता है वह आनुवांशिकता की वजह से होता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है और बाकी यहाँ पे सब क्या है, गलत दिए गए हैं। आनुवांशिक जैसे पहला कथन बहुत से लोग इसको सही कर देंगे कि वह आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे में 50-50% योगदान देते हैं, तो ऐसा नहीं है। किसी का जो योगदान ज़्यादा हो सकता है, किसी को योगदान जो कम हो सकता है, मतलब एकदम कोई निश्चित सीमा नहीं होती है कि मतलब आधा आधा ही योगदान देते हैं। तो इसके अनुसार यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, सामाजिकरण है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच में संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। मतलब जो समाज में जो मानदंड जो नियम बनाए गए उनके साथ जो तालमेल बैठाना, उनका सब में क्या उसी के अनुसार ढल जाना, तो यही होता है सामाजिकरण। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है। शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे तर्क को स्पष्ट करना, क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थियों को अवलोकन करना। तो कोई शिक्षक का क्षेत्र रक्षण जो सिखाना चाहता है अपने बच्चों को, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ होगी कि बच्चों को जो करके सीखने के अवसर प्रदान किए जाए। बच्चे क्या करते हैं, जब खुद से चीज़ों को करते हैं, खुद प्रैक्टिकल करते हैं, तो ज़्यादा चीज़ें अच्छी तरीके से सीखते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक से अधिक अभ्यास करवाया जाए, तभी वो क्या है अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही दिया गया है, बाकी यहाँ पे सभी गलत दिए गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में से एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य में विकसित करेंगे। तर्कसंगत निर्माण, आत्मसात को या फिर सक्रियकरण को। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्माण को। किसको? निर्माण को। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को क्या कर लिया है? अंगीकार कर लिया है, समायोजित कर लिया है, अनुकूलित कर लिया या फिर समुचित कर लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुकूलित कर लिया है। अनुकूलित कर लिया है मतलब कि जो सीमा है वो परिस्थिति के अनुसार जो है वह अपने आप को क्या कर लिया है, परिस्थिति के अनुसार अपनी चीज़ों को है उसने ढाल लिया है और दाल चावल खाने के लिए उसका जो है अनुकूलन बना लिया कि ऐसे दाल चावल खाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अनुकूलित। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, के अतिरिक्त बुद्ध के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। मतलब यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो स्टर्नबर्ग का सिद्धांत है उसमें जो है किसके बारे में नहीं बताया गया, संदर्भगत, अवयवभूत, सामाजिक या फिर आनुभविक। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक के बारे में जो है स्टर्नबर्ग ने कोई भी बात नहीं बताई थी। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत बल देता है शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर,
विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर या फिर प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। जो है हार्वर्ड गार्डनर ने मुख्य रूप से 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी और बताया था कि सभी में जो है बुद्धि क्या होता है, बुद्धि बहुप्रकारी होती है और सभी व्यक्तियों में जो अलग अलग प्रकार की बुद्धियाँ पाई जाती हैं। अब यहाँ पे प्रश्न दिया गया है था पा चा ध्वनियाँ हैं, तो ये क्या है, स्वनिम है। क्या है, स्वनिम। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अच्छी लड़की अच्छा लड़का कर कर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा गया कि कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता जो रूढ़िबद्धताएं होती हैं कक्षा में, तो उससे बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। तो यहाँ पे बी वाला अपन सही हो जाएगा। अपारंपरिक भूमिकाओं से तात्पर्य है कि जैसे कि कोई भी कार्य, जैसे कि कबड्डी वगैरह होता है, जैसे कि मार पिटाई वाले जो खेल वगैरह होते हैं, कोई भी मतलब खेल वगैरह है, तो उसमें कहा जाएगा कि लड़के इसको खेलेंगे लड़कियां नहीं खेलेंगे। मतलब लड़के लड़कियों को सभी प्रकार के जो समान अवसर देने चाहिए। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। अब यहाँ पे प्रश्न दिया गया है विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन योग्यताओं को समान करने के लिए, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को इसी वजह से पूरा किया जाना चाहिए कि यह मतलब पता लगाया जा सके शिक्षक जो शिक्षार्थी होते हैं उनमें क्या कमी है, उसको कैसे मतलब क्या किया जाए, सही किया जाए। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुमान करना, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना। तो शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय क्या कर सकता है, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने का अनेक अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है। बोर्ड परीक्षा की जो है अनावश्यकता पर, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण पर, सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन जो बल देता है सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। अगला प्रश्न यहाँ पे है विद्यालय आधारित आकलन शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो विद्यालय आधारित जो आकलन होता है परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि सीखने की तत्परता किस ओर संकेत करती है। थार्नडाइक के तत्परता के नियम की ओर, शिक्षार्थियों को समान योग्यता स्तर, सीखने के साथ में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर पर, सीखने के कार्य के प्रगति को संतुष्ट करने के लिए। तो सीखने की तत्परता किस पर संकेत करती है, सीखने के साध्यात्मक शिक्षार्थियों का जो वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर क्या है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है एक शिक्षिका कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखियों का प्रयोग नहीं करते। तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ जो शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं तो उसके लिए कैसे वर्ड यूज करने चाहिए शिक्षिका को। तो इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। सांकृतिक कारण, सांकृतिक कारक, सेरेब्रल डिस्फंक्शन, संवेगात्मक विघ्न या फिर व्यवहारगत विघ्न जो है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि सांकृतिक कारक जो है इनके अलावा सभी के द्वारा जो है अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, सेरेब्रल डिस्फंक्शन के द्वारा, संवेगात्मक विघ्न के द्वारा और व्यवहारगत विघ्न के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की नियोग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो समावेशी विद्यालय के जो होते हैं मुख्य लक्षण क्या होते हैं कि शिक्षार्थियों को जो है क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के लिए जो है अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं उनको ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। अगला क्वेश्चन है, के कारण प्रतिभाशालिता होती है? मनोसामाजिक कारकों के कारण, आनुवंशिक रचना के कारण, वातावरणीय प्रेरणा के कारण, या फिर जो डी दिया गया बी और सी का संयोजन के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी का जो है संयोजन के कारण प्रतिभाशालिता होती है। इसमें से आनुवंशिक रचना और वातावरणीय कारक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और क्या कैसे सीखना है। एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृहकार्य देते रहना, सीखने वाले द्वारा जो है व्यक्तिगत कार्य देना। तो बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए जो क्या सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, गति कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। गति कौशलों में जो अधिगम निर्योग्यता होती है उसे कहा जाता है डिस्प्रेक्सिया। क्या कहते हैं उसको? डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, अधिगम निर्योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिएगा कि अधिगम निर्योग्यता समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। तो अधिगम निर्योग्यता जो होती है एक चर अवस्था होती है। यह नहीं कि किसी मतलब अधिगम निर्योग्यता है, कुछ मतलब कमी है उसके अधिगम में, तो उसको सुधारा नहीं जा सकता। उसको क्या किया जाता है? सुधारा जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना। तो यहाँ पे पूछा गया किसके अतिरिक्त परिणामों की आशा करने के अतिरिक्त सभी जो है 3 चरण के यहाँ समस्या समाधान प्रक्रिया के चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक शिक्षक को व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देना चाहिए। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो एक शिक्षक को पूछा गया क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जब शिक्षार्थी अपने विचारों को क्या करे, प्रकट करे, तो उनको पहले विचार पूरे प्रकट करने देना चाहिए, नहीं कि उनको बीच में रोक दिया जाए। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। और यहाँ पे 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है शायद वह अकस्मात संवेग आवेग का सामना नहीं कर सकती, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। निरीक्षक शिक्षिका को जो निरीक्षक शिक्षिका है ड्यूटी पर जो वह
वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर है। तो इसका आंसर हो जाएगा शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का जो है सामना नहीं कर सकती, इसकी वजह से उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं।